गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसा एसी सर्किट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगे हुए हैं एक साथ सीरीज में। एसी सर्किट मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें ईएमएफ जो आपने लगाया है वो टाइम के साथ वेरिएबल है और यहां उसकी इक्वेशन में ऐसे दे रहा हूं, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट जो है पीक वैल्यू है, ई जो है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम है। टाइम के साथ ईएमएफ चेंज हो रहा है, ये इसी चीज को बता रहा है। यहां पर आपसे जो पूछा जाएगा, एक तो करंट पूछी जाएगी कि करंट की इक्वेशन बनाओ, करंट बनाओ। उसके अलावा आपसे पूछा जाएगा फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड करंट, करंट और जो नेट करंट बनेगी सर्किट की वर्सेस जो ईएमएफ आप लगा रहे हो उसमें फेज डिफरेंस आप बताओ। फेज डिफरेंस tan फाइव हो सकता है, पावर फैक्टर बताओ cos फाइव हो सकता है। ये सारी चीजें देखो, बेसिक बेसिक हमें आइडिया है इस तरह का कि अगर आई आर एम एस पूछेंगे तो ई आर एम एस हमें चाहिए, ई आर एम एस हमें निकालना आता है। ई आर एम एस इज इक्वल टू होता है पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ बाय रूट टू। वो एक नॉर्मल बात है, वो हमें याद हो चुकी है। लेकिन करंट कैसे निकालें एक्चुअली में, मतलब जैसे अगर आपसे करंट पूछा जा रहा है तो ई एम एफ अपॉन, हमें जैसे अगर अकेला यहां पर रजिस्टर होता तो हम ई एम एफ अपॉन आर कर देते, करंट आ जाती। अकेला कैपेसिटर होता, अकेला कैपेसिटर होता तो कैपेसिटर जो अपोज करता है करंट को उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसको कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं बोलते, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं और उसको एक्ससी से बताते हैं। अगर इंडक्टर होता तो यहां पर दिखते इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ई अपॉन एक्सएल लिखते। समझ रहे हो बात को? इसका एक तरीके से मैं अगर बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका रेजिस्टेंस एक्सी और इसका रेजिस्टेंस आर। एक्चुअली में पर ये रेजिस्टेंस होता नहीं है, ये रिएक्टेंस होता है, क्योंकि ये जो एक्सी है ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन रजिस्टर बहुत सीधा आदमी है, ये फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, इसको तो बस करंट का अपोज करना है। कैसी भी फ्रीक्वेंसी हो ये सेम वे में अपोज करता है। लेकिन ये एक्ससी जो है चेंज होता है, क्योंकि ये जो एक्ससी होता है ये होता है 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एक्सी चेंज होगा। चलो वो तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, मैं समझा चुका हूं उस चीज को। यहां पर हम समझे कि अगर अकेला रजिस्टर है तो ये करते, अकेला कैपेसिटर है तो ये करते, लेकिन दोनों आगे। तो आप ध्यान दो, आपको क्या नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि दोनों सीरीज में तो दोनों को ऐड कर दो, ये गड़बड़ हो जाएगा यहां पर मामला, ये आपको नहीं करना। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आपसे फेज एंगल के बारे में पूछ रहे हैं फाइव, तो अगर अकेला रजिस्टर होता तो रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज और करंट के फेज में चेंज नहीं लाता। मतलब अगर अकेला रजिस्टर लगा होता तो आप बड़ी आसानी से आंसर देते कि फाइव इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में वोल्टेज है तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देगा रजिस्टर। सिंपल। ऐसे ही अगर अकेला कैपेसिटर लगा होता तो फाइव आप आराम से 90 डिग्री या पाई बाय 2 बोल देते, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वो करंट को आगे करता है, वोल्टेज को पीछे करता है। मतलब अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज को वो पीछे कर देगा, वोल्टेज को पाई बाय 2 से पीछे कर देगा। करंट इसी डायरेक्शन में तो वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे हो गया। लेकिन यहां तो दोनों लगे हुए हैं। अब दोनों लगे हुए हैं तो हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ना तो 90 आएगा ना जीरो आएगा, इनके बीच में कहीं हो सकता है 20 डिग्री, हो सकता है 85 डिग्री, ऐसा कुछ आएगा। तो डायरेक्टली उसको नहीं निकाल सकते, तो करना कैसे, अब मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। देखो, जब अकेला रजिस्टर होता है तो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, जब अकेला कैपेसिटर होता है तो सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। लेकिन जब दोनों लगा दिए तो इनको कंबाइंडली बोला जाता है इंपेडेंस। इंपेडेंस, और इसको Z से बताते हैं। तो जब भी आपको करंट निकालनी है तो I इक्वल्स टू, अगर नॉर्मल करंट निकालनी है तो E बाय Z, आई आर एम एस निकालनी है तो E आर एम एस बाय Z, अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है तो E नॉट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन Z। तो हमें समझ में आ रहा है कि Z निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, Z निकालेंगे हम, तो Z निकालने के लिए हमें वोल्टेज का रिलेशन पता होना चाहिए। उसके लिए हम इस सर्किट पे आते हैं। देखो, जब हम एक चीज को बेस मान लेते हैं, करंट को बेस मान लेते हैं कि इस सर्किट में जब करंट फ्लो होगी, सीरीज सर्किट है, ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये करंट फ्लो होगी। ठीक है। अब रजिस्टर क्या करता है, करंट और वोल्टेज में फेज का डिफरेंस नहीं लाता। जिस डायरेक्शन में करंट, आई से बना देता हूं इसको, जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में वोल्टेज को ही रखता है। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उसी डायरेक्शन में करंट, तो इसने तो ये ऐसा रख दिया, मतलब वोल्टेज ऑन रजिस्टर वी आर ऐसा है। जबकि कैपेसिटर करंट को आगे करता है। अब करंट तो हमने बना दी तो वोल्टेज को पीछे कर लो भाई। ये वाला जो है करंट है और ये है वोल्टेज। अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ कि करंट जो है, करंट ग्रीन वाला ब्लैक वाले से पाई बाय 2 आगे, या मैं बोल सकता हूं कि ब्लैक वाला ग्रीन वाले से पाई बाय 2 पीछे, एक ही तो बात है। तो मैं वोल्टेज को पीछे कर दूं क्योंकि अब करंट तो बार बार मिटाऊंगा नहीं, तो ये हो गया वोल्टेज ऑन कैपेसिटर, वीसी ऐसा हो गया। तो वी आर और वीसी में रिलेशनशिप देखते हैं। वी आर हो गया ऐसे और वीसी हो गया ऐसे।
ये हो गया VC। तो दोनों का जो इक्विवेलेंट वोल्टेज आएगा, ईएमएफ आएगा, उसको ही क्या बोल देंगे सर्किट का ईएमएफ। ये हो गया E। ठीक है, अब हम एंगल तो यहीं से देखते हैं हमेशा, ये हो गया एंगल, ये फाई जो है एंगल हो गया। जैसे अभी आप समझ पा रहे हो फाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पर आ गया VR। अब आप बोलोगे हम निकाल तो इंपेडेंस रहे थे, अपोजिशन टू द करंट क्रिएटेड बाय बोथ रजिस्टर एंड कैपेसिटर, लेकिन हम निकाल रहे हैं वोल्टेज। वो इसलिए निकाल रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं क्यों। देखो, हम पढ़ चुके हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। डीसी सर्किट में हम ये पढ़ के आए हैं, V इक्वल्स टू IR होता है, जहां पर वोल्टेज ऑन रजिस्टर, करंट थ्रू रजिस्टर और ये रजिस्टर की वैल्यू। लेकिन यहां पर रजिस्टर और कैपेसिटर है, तो मैंने क्या लिखा, वोल्टेज ऑन रजिस्टर इक्वल्स टू I, मतलब करंट थ्रू रजिस्टर एंड R। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इक्वल्स टू करंट थ्रू कैपेसिटर और उस कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हुआ ऐसा। और ऐसे ही ये दोनों के बाद जो कंबाइंड ईएमएफ बन रहा है उसको हमने E बोला, ये E हो गया। और सर्किट के थ्रू करंट, क्योंकि दोनों सीरीज में, तो इसकी करंट भी क्या आ गई, I ही आ गई। और दोनों से क्रिएट करा हुआ एक तरीके से अपोजिशन टू द करंट, उसको हमने Z बोला है। अब ये चीजें हम रिप्लेस करने वाले हैं यहां पर। देखो, R इज इक्वल टू VR अपॉन I, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं R इक्वल्स टू VR बाय I। इसको मैं लिख सकता हूं XC इज इक्वल टू VC अपॉन I। इसको मैं लिख सकता हूं Z इज इक्वल टू E बाय I। यही सारी वैल्यूज मैं यहां पुट कर देता हूं। यहां पर VR में जब I का डिवाइड लगाएंगे तो R आएगा। एक और मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां आया R, VC अपॉन I ये आया XC, और E बाय I ये आएगा Z। इस तरीके से 5 और ये हो गया Z। अब हमसे पूछा जा रहा है कि Z निकालो आप। हमने देखा कि Z के लिए, देखो ये ट्रायंगल बना दो, दोबारा से देखो ट्रायंगल बनाता हूं। ये हो गया R, ये हो गया XC और ये हो गया Z। अब आप समझ गए क्या करना है, अब समझ गए Z इज इक्वल टू क्या करना है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर करना है। ये आ गया Z, सिंपल। तो आपको जब भी Z का डिवाइड लगाना है, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर करना पड़ेगा, ये नहीं कि R प्लस XC कर दो। ठीक है, और XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू होता है ओमेगा C, तो यहां 1 अपॉन ओमेगा C, तो Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर रूट में। देन ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, उस पूरे 2 पाई f का स्क्वायर हुआ और ये C स्क्वायर हुआ। ये वैल्यू आई Z की, यहां से पूरा आप समझ सकते हो। ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ समझ में, इसको यहां से मिटाता हूं मैं। अब हमसे पूछा जाएगा फेज एंगल। देखो Z तो ये हो गया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी Z की वैल्यू चेंज होगी, R उतना का उतना बना रहेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कोई टर्म आ ही नहीं रही। अगर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर देंगे, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है XC घटता है, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर देंगे तो XC बहुत कम हो जाएगा, मतलब AC को आसानी से पास होने देता है। वहीं अगर DC की बात करूं जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो इस सर्किट में से जब DC पास होगी तो ये उसको अपोज कर देगा पूरा, इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होने देगा, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए AC चैप्टर में थोड़ा सा समझना कई बार मुश्किल हो जाता है कि AC के लिए अलग बिहेव करता है, DC के लिए अलग बिहेव करता है। चलो यहां तक हो गया, Z इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हम डाल देंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फाई की, फेज एंगल फाई की। वो भी बड़ा आसान है निकालना। देखो, अगर एंगल पूछा जाता है कि वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप, तो जिस डायरेक्शन में VR है उसी डायरेक्शन में तो क्या है, उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन में करंट है। तो EMF और VR के बीच का एंगल ही वही एंगल होगा जो EMF और करंट के बीच का एंगल होगा। तो मतलब अगर मैं निकालना चाहता हूं tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब VC अपॉन VR, मतलब वोल्टेज ऑन कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ऑन रजिस्टर। जब हमने इंडक्टर और रजिस्टर सर्किट किया था, वहां पर tan phi आ रहा था वोल्टेज ऑन इंडक्टर अपॉन वोल्टेज ऑन रजिस्टर। सिंपल एक तरीके से चल रहा है। उसके बाद आप यहां से भी देख सकते हो, tan phi इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, tan phi इज इक्वल टू R बाय XC, ये हो जाएगा R बाय XC, ये होगा क्या, या XC बाय R, मेरे से गलती हो गई, एक मिनट, परपेंडिकुलर लेना है ना, तो XC जाएगा परपेंडिकुलर में XC बाय R, ये हो गया tan phi इज इक्वल टू। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं,
और आपसे पूछा जा सकता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मतलब होता है cos फाई, और उसी सर्किट से आ जाएगा cos फाई भी। देखो cos फाई बेस हो गया r अपॉन हाइपोटेनस हो गया z। एक बार मैं देख लूं यहां तक आया कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी है। अब आपसे इक्वेशन अगर पूछ ली जाए, इस सर्किट की इक्वेशन अगर पूछ ली जाए, तो क्या लिखोगे आप इक्वेशन? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये दे रखा है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहां तक आएगा। और क्योंकि कैपेसिटर की नेचर होती है करंट को आगे करने की, अकेला होता तो पाई बाई 2 हम आगे कर देते, लेकिन हमें पता नहीं है, तो यहां पर आगे तो करेंगे, प्लस तो आएगा, लेकिन फाई आएगा, और फाई की जगह ये आ जाएगा, आपको वैल्यूज गिवन होंगी इस तरीके से। आया कुछ समझ में? अब इसका क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर दे रखा है अ कैपेसिटर इन सीरीज विद रेजिस्टेंस, मतलब कोई ऐसा ही कॉम्बिनेशन है रजिस्टर और कैपेसिटर वाला। रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम, R इक्वल्स टू 30 ओम is connected to an AC. The reactance of the capacitor मतलब XC equals to 40 ohm। कंफ्यूज नहीं होना, कैपेसिटेंस होता तो फैरेड लिखा होता, F लिखा होता यहाँ पर। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस, मतलब आपको फाई निकालना है, या मैं बोलूं तो 10 फाई निकालना है हमेशा। फेज डिफरेंस मतलब 10 फाई। तो 10 फाई की हम वैल्यू याद कर चुके हैं, कैसा होता है? 10 फाई इक्वल्स टू वोल्टेज ऑन कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ऑन रजिस्टर, मतलब हम लिख चुके हैं VC अपॉन VR। लेकिन यहाँ ये तो नहीं दे रखा, यहाँ पर तो रेजिस्टेंस वाली बात है, तो V इक्वल्स टू IR होता है। मतलब वोल्टेज अगर कैपेसिटर का है तो रेजिस्टेंस भी कैपेसिटर का होगा, मतलब रिएक्टेंस भी कैपेसिटर का होगा, तो मतलब XC अपॉन R। इसका रेजिस्टेंस तो R ही होता है। तो XC आपको दे रखा है, XC कितना है 40 और R कितना है 30, तो 10 फाई इक्वल्स टू 4/3, यानी कि फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4/3 आंसर। बहुत ही सिंपल था। तो आप समझ रहे हैं कि इसके जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है। चलो इस क्वेश्चन की बात करें। सर्किट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, R इक्वल्स टू 10 ओम, इंपेडेंस इज Z इज इक्वल टू 100√2 ओम, और आपको पूछा है रिएक्टेंस। जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो हम रिएक्टेंस क्या लेंगे? ना तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिया है XC, ना इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है XL, तो हम इसको X ही मान लेंगे। हमें पता है कि Z स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, या XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो X ले लिया, X स्क्वायर। तो हमें बताना क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब X स्क्वायर इज इक्वल टू Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटाया तो यहां पर आ जाएगा रूट। ठीक है, Z मतलब है 100√2, तो यहां हो गया 100 का स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, और ये √2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया इतना 20,000 माइनस R स्क्वायर मतलब हो गया 100। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत मुश्किल काम है, हमें अप्रोक्सीमेशन ही लेना पड़ेगा। मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। चलो अप्रोक्सीमेशन का करते हैं हम। यहां पर देखो, यहां पर ये 100 है और इसमें भी 100 बन रहा है। 100 को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100, ऐसा कुछ हो गया रूट में। 100 कॉमन लूंगा मैं, 100 अंदर ही अंदर कॉमन लिया तो बचेगा 200 माइनस 1, और ये रूट में 100 बाहर आएगा, 10 आएगा, और ये बनेगा 200 माइनस 1। अब हम समझते हैं कि 1 काफी छोटा है 200 के आगे, तो इसको नेग्लिजिबल कर दिया, करना पड़ेगा, क्या करें। तो अंदर बनेगा 100, मतलब बाहर बनेगा 10, और ये हो गया 200। देन अगेन 200 मतलब 100 इंटू 2, तो 100 का फिर 10 बाहर आया, वो बचा √2। √2 का रूट होता है 1.414, तो यहां पर हुआ 10 इंटू 1.414, तो कितना हो जाएगा ये। और पहले से सुनो, ज्यादा जल्दी हो गया कुछ, रुको। यहां हुआ 10 और ये 2 इंटू 100, ठीक है। तो 100 का 10 बाहर आया, तो बाहर हो गया 100 और अंदर बचा 2, तो 100 इंटू 1.414, मतलब एक डिजिट 2 डिजिट 141.4, और ये क्या निकाल रहा है X ओम आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन में करना पड़ेगा। देखो अभी कैलकुलेटर से भी आपको करके बताऊं कितना आ रहा है। देखो 20,000 माइनस 100 किया तो 141.06 आया, कुछ थोड़ा सा अंतर आया,
पर यही आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेशन में आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट एक्स एंड वाई। कोई भी हो सकते हैं, ये हो सकता है एक्स और ये सीरीज में लगा दिया वाई। द करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 4। मतलब जो करंट है वो पाई बाय 4 से आगे चल रही है। करंट को आगे करने का काम, यानी कि वोल्टेज को पीछे करने का काम कैपेसिटर करता है। मतलब काइंड ऑफ चांस बन रहे हैं कि y जो है या x जो है वो कोई कैपेसिटर है, दोनों में से कोई एक। क्योंकि अगर अकेला कैपेसिटर होता तो यहाँ पाई बाय 2 आ जाता, लेकिन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री से तो नहीं कर पाएगा, 45 डिग्री से कर सकता है आगे, लेकिन ये जरूर है कि करंट को आगे करने का काम कैपेसिटर करता है। इफ एलिमेंट x इज प्योर रजिस्टर, तो दे ही दिया सीधा सीधा कि यहां पर एक रजिस्टर है x और y जो है वो क्या हो जाएगा 100% कैपेसिटर हो जाएगा। तो y क्या है, कैपेसिटर है, और x जो है रजिस्टर है, और इसका कितना है 100 ओम। ठीक है, फाइंड y मतलब कैपेसिटर हो गया। और उसके बाद फाइंड IRMS इफ ERMS इज 141 वोल्ट। चलो देखते हैं आगे कैसे करना है। हमें निकालनी है IRMS इज इक्वल टू होगा ERMS। अब क्योंकि अकेला कैपेसिटर नहीं है या अकेला रजिस्टर नहीं है, दोनों का मिलकर इंपेडेंस बनेगा Z। तो Z कैसे निकालें हम, क्योंकि Z के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, Z इक्वल्स टू रूट ओवर XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R तो पता है, लेकिन XC के लिए पता होना चाहिए कैपेसिटेंस, क्योंकि XC क्या होता है 1/ओमेगा C। तो कैपेसिटेंस पता ही नहीं है तो XC कैसे निकालेंगे। तो फिर हमने दिमाग लगाया कि कुछ तो और दिया होगा। यस, ये फाई दिया है। हमें पता है cos फाई पावर फैक्टर, cos फाई इक्वल्स टू होता है R बाय Z। cos फाई पता है, R दिया हुआ है, Z हम निकाल सकते हैं। तो Z इज इक्वल टू R अपॉन cos फाई। R कितना दिया हुआ है 100 ओम। cos फाई जो है यहाँ पर पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, ऐसे ही होता है। तो ये कितना हो गया 100√2 ओम। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि क्या पूछा है IRMS। सिंपल सी बात है, जिसके लिए हमने Z निकालने की शुरुआत करी थी, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो IRMS इक्वल्स टू ERMS कितना दे रखा है 141 वोल्ट। वो तो यहां बोल दिया कि ERMS इज इक्वल टू 141 वोल्ट। नहीं बोलते, सिंपल बोलते कि वोल्टेज इज 141 वोल्ट, तो भी हम ERMS ही उसको लेते, क्योंकि जब AC चैप्टर में कुछ भी नहीं बोला जाता तो वो RMS ही होता है। उसके बाद यहां पर हो गया 100√2। अब ये देखो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.41, तो जब 100 का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 141। तो 141 तो कितना आ गया 1 एम्पियर अप्रॉक्स। यही आंसर है इसका। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये वीडियो, कमेंट जरूर करो कि AC चैप्टर से डर खत्म होने लगा कि नहीं होने लगा। मुझे अच्छा लगेगा कमेंट देख के। और बाकी तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।